नगर कोतवाली पुलिस को साजिद जी एक सूचना मिलती है कि एक लड़की की हत्या हो गई है और लड़की नाबालिग है। मर्डर किशोरी के सीने में गोली मार के हत्या की गई थी उसकी। आसपास के लड़कों को, गांव वालों की, ना जी लड़की का तो किसी से प्रेम प्रसंग के मालूम नहीं, और ये कई दिनों से दिखाई भी नहीं दे रही थी, ये तो घर पे ही रहती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि लड़की की कुछ समय पहले ही डिलीवरी हुई थी। इस लड़की की डिलीवरी के बाद एक बच्चा हमें खेत में मिला था। खेत में लड़की खुद खेत पर जाती है, वो प्रेग्नेंट होती है, उसे पेन होने लगता है तो वो खेत पर जाती है अकेली लड़की, और वहाँ उसकी डिलीवरी होती है खुद। नमस्कार दोस्तों, साजिद सैफी हूं मैं, एक और नई क्राइम की कहानी लेकर और सीनियर क्राइम रिपोर्टर कपिल जी को साथ लेकर मैं हाजिर हूं। और इस बार जो हम कहानी सच्ची सुनाने जा रहे हैं ये बुलंदशहर जिले से ही है। और इस घटना की जो परतें खुली, जिस तरह से पुलिस ने पहले एक नाबालिग बच्ची के कत्ल की जो सूचना है वो पुलिस को मिली, लेकिन उसके बाद इस घटना की परत दर परत जिस तरह पुलिस ने खोली और पुलिस की विवेचना में जो चीजें सामने आई, उसने ना केवल पूरा जनपद बल्कि राज्य दहला कर रख दिया। तो बहुत स्वागत है हमारे साथ, और एक बार फिर हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर हिंदुस्तान समाचार पत्र के बुलंदशहर कपिल गौड़ जी हैं। कपिल जी, कहानी की शुरुआत करें। उससे पहले आपका उस घटना को लेकर क्या तजुर्बा है और क्या कड़वा सच है वो जो आपके जहन में दर्ज है? कौन से सन की ये वारदात थी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे? क्या सूचना सबसे पहले पुलिस को मिली थी, उसके बारे में बात करेंगे। घटना, कातिल और मोटिव, तीनों के बारे में आप बताइए। साजिद जी, ये वर्ष 2004 की घटना थी और इस घटना को 21 साल हो चुके हैं करीब करीब, लेकिन ये घटना आज भी मेरे दिमाग में जिंदा है। यानी 2 दशक बीत, 2 दशक के बाद भी, क्योंकि ये एक ऐसी घटना रही जिसने मतलब कि मेरे मन मस्तिष्क पर के साथ साथ मैं समझता हूँ आम जनता और राज्य स्तर पर, देश स्तर पर भी ये चर्चाओं में रही थी घटना। करीब रात 10-11 बजे करीबन नगर कोतवाली पुलिस को साजिद जी एक सूचना मिलती है कि एक लड़की की हत्या हो गई है और लड़की नाबालिग है, उसकी उम्र करीब 16, किशोरी, तो उसकी उम्र करीब 16 साल है। तो इस चीज को पुलिस ने कहा कि ये मर्डर होते हैं। उस समय हत्याएं बड़ी आम बात होती थी 2004-5 के आसपास। अपराधी हावी थे, वो सारी चीजें, खैर विषय ये नहीं है। तकनीकी माध्यम कमजोर, हाँ, तकनीकी माध्यम कमजोर थे। पुलिस टीम मौके पर जाती है, डेड बॉडी कब्जे में लेके आसपास जांच वगैरह जो प्रक्रिया होती है उसे अपनाती है। कैसे मर्डर हुआ था सर? मर्डर किशोरी के सीने में गोली मार के हत्या की गई थी उसकी। पुलिस ने बॉडी पोस्टमार्टम को भेजते हुए परिजनों से पूछा। उसकी माँ से एक छोटा सा एक कमरे का घर था, उसी कमरे में छोटी सी गैलरी थी, साइड में लैट्रिन बाथरूम बने हुए थे और एक अंदर एक छोटा सा कमरा था। तो पुलिस ने घर वालों से पूछा कि वे किसने मारी, कि साहब हमें ना मालूम, कि अरे एक घर है, कि साहब हम तो बाहर गए हुए। तो पुलिस को लगा भी नहीं मालूम होगा। पुलिस ने आसपास के लोगों से कि ना जी हमने तो किसी को ना देखा भागते हुए, कोई पुलिस को ऐसी एक्टिविटी की जानकारी नहीं मिली जो उन्हें कुछ किलो मिलता। जबकि गोली चलना एक सामान्य घटना, सामान्य, हाँ, आसपास में उसके आवाज से लोग जमा हुए। लोगों का यही कहना था जब पुलिस ने आसपास कीजिए, हमने तो गोली की आवाज सुनी, मौके पर पहुंचे तो ये लड़की खून से लथपथ पड़ी थी और इसकी जान जा चुकी थी। जब पुलिस ने पूछा आप अस्पताल क्यों नहीं ले गए, जी ये मर चुकी थी, इसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। तो बहरहाल पुलिस ने बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दी और परिजनों ने अज्ञात में FIR दर्ज करा दी। पुलिस जांच में लगी रही। पुलिस ने यह पता लगाया कि वही 16 साल की लड़की है, कहीं प्रेम प्रसंग के चलते तो हत्या नहीं हुई। आसपास के लड़कों को, गांव वालों की, ना जी लड़की का तो किसी से प्रेम प्रसंग के मालूम नहीं, और ये कई दिनों से दिखाई भी नहीं दे रही थी, ये तो घर पे ही रहती थी पिछले कई महीनों से। पुलिस की जांच थी वो मुख्तलिफ दिशाओं में चल रही थी, हाँ, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर। अच्छा, उस समय मोबाइल वगैरह होते नहीं थे। 2004 में ज्यादा बड़े कीमती चीज होती थी मोबाइल, तो पुलिस की सर्विलांस टीम भी, हाँ, चुनिंदा लोगों के पास होते थे। और उस समय घर पर लैंडलाइन फोन लगना भी एक बड़े स्टेटस सिंबल होता था। तो बहरहाल पुलिस की जांच चली, आगे कुछ किलो नहीं मिल रहा था। पोस्टमार्टम के बाद सबका अंतिम संस्कार भी हो गया। रिपोर्ट का इंतजार था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, वो 24 घंटे बाद पुलिस के हाथ आई। तो साजिद जी,
पहला क्लू पुलिस को उस वक्त मिला जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। ले लीजिए। अच्छा। हाँ, तो वो यानी गोली लगने के अलावा भी कुछ था इसमें? हाँ, आप पूछेंगे कि भाई पहला क्लू क्या था, वो तो गोली लगने से मौत हुई है। सामान्य बात है। सामान्य बात है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से ही मौत आएगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि लड़की की कुछ समय पहले ही डिलीवरी हुई थी, 24 से 48 घंटे के भीतर, यानी उसके मर्डर से नाबालिग बच्ची की डिलीवरी हुई थी। हाँ, अब पुलिस का माथा ठन गया कि वे डिलीवरी हुई थी तो बच्चा कहाँ गया। घर वालों ने और गांव वालों ने किसी प्रेम प्रसंग से इनकार किया है। तो बहरहाल पुलिस बड़ी पशुपुश में थी। पुलिस ने फिर माँ को बुलाया, माँ बाप से पूछी, ना जी हमारी लड़की का तो किसी से चक्कर नहीं था, कोई बात नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। घर वाले इनकार करते रहे। अब पुलिस ने अपना सारा जोर इस पॉइंट पर लगाया है कि अगर डिलीवरी हुई थी तो बच्चा कहाँ है वो। तो गांव के प्रधान को और एक दो लोगों को बुलाकर जब उनसे विस्तृत पूछताछ की गई और पुलिस ने कहा कि अगर कल को केस तो खुलेगा ही है, उसके बाद तुम्हें भी हम एक्यूज बनाएंगे अगर चीजें। तो ग्राम प्रधान ने पुलिस को जानकारी दी, जी इस लड़की की डिलीवरी के बाद एक बच्चा हमें खेत में मिला था। खेत में? पुलिस चौंक गई, खेत में बच्चा। पुलिस के दिमाग में ये था कि डिलीवरी के बाद बच्चे को खेत में डाल आए होंगे, एक नाबालिग बच्ची। हाँ, और वो बच्चा हमने गांव के ही एक दंपति ने, जिसके पास संतान नहीं थी, वो ले गया था। उसने निसंतान था। उसने, बच्चे की हालत खराब थी और अस्पताल में एडमिट करा दिया था और अस्पताल में उस बच्चे की मौत हो गई। उसे हमने दफना दिया। पुलिस को लगा भी हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। पुलिस ने बुलाया उस खेत मालिक को और मौके पर गए तो खेत पर काफी ब्लड पड़ा हुआ मिला। अब पुलिस की जांच की दिशा थोड़ी और बदली कि भाई सब जो है इसका मतलब ब्लड मिला है तो या तो लड़की की हत्या करके यहाँ तब बॉडी घर पर डाली गई या फिर लड़की की डिलीवरी यहाँ पे हुई है। सब यहाँ हुआ। हाँ, डिलीवरी यहाँ हुई। तो बहरहाल पुलिस की जांच आगे चलती है तो मालूम चलता है कि लड़की की डिलीवरी यहीं हुई थी, क्योंकि बच्चे की नाल वगैरह सब मौके पे ही पड़ी मिली, वो जो माँ के और बच्चे के पेट से जुड़ी रहती है। गायनी सर्जन वही बुलाई गई? नहीं, अभी आप और चौंकेंगे इसमें। जब पुलिस की ये, हालांकि जांच में बाद में मालूम चला था, जब इस घटना का खुलासा हो गया था, वो खुलासे के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि खुलासा आपके होश उड़ा देगा, इस लेवल का खुलासा था वो। अच्छा। तो उसमें ये था कि लड़की खुद खेत पर जाती है, वो प्रेग्नेंट होती है, उसे पेन होने लगता है तो वो खेत पर जाती है, अकेली लड़की, प्रसव पीड़ा होने पर, हाँ, जिसकी उम्र आप बता रहे हैं 16 साल थी, वो अकेली खेत पर जाती है और वहां उसकी डिलीवरी होती है खुद। उसने किन परिस्थितियों में डिलीवरी एक खेत पर नाबालिग लड़की ने करी होगी अपने, तो खुले आसमान के नीचे, जो अभी खुद बालिग नहीं है जी, उसकी प्रसव उसका वहां हो रहा है गांव में और खेत में ना डॉक्टरों की निगरानी, ना कोई ताई पहले होती थी, और वो डिलीवरी के बाद बच्चे को वहीं छोड़कर अपने घर पर आ गई थी, संतान को जन्म दिया। हाँ, वहीं आ गई, घर लौट आई। तो अब पुलिस ने घर वालों को बुलाया, थोड़ा और टैकल किया कि भाई अब देखो, ये तो है नहीं कि तुम्हें मालूम ना हो लड़की प्रेग्नेंट हुई है और वो 6-7 महीने से घर से बाहर नहीं निकल रही थी, तो इसका मतलब सब कुछ तुम्हारी जानकारी में। तो घर वालों ने मना करते रहे, चूंकि सख्ती ज्यादा कर नहीं सकते थे, पीड़ित की ही माँ थी, मृतका की माँ थी, एक सहन, हाँ, ग्रामीणों की। लेकिन जब पुलिस ने और तरीकों से बहला फुसलाकर, गुस्से से, डर दिखाकर कैसे ही जेल भेजने का, जब उन्हें ज्यादा सख्ती करी तो पुलिस ने को लड़की की माँ ने ये बताया कि जी इसे ऐसे ऐसे हमारे भैया ने मारा है, यानी कि लड़की को उसके मामा ने मारा है। अच्छा, यानी ये ऑनर किलिंग है, मतलब मामा को लगता था कि सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है इस घटना से, इसलिए मर्डर किया गया। ये साजिश जी, ये ऑनर किलिंग भी नहीं थी। ऑनर किलिंग की तो जिला बुलंदशहर में 100 घटनाएं हुई हैं पिछले 20 सालों में, और उसमें कितनी याद है कितनी भूल गए वो तो सवाल नहीं है, लेकिन अगर ये ऑनर किलिंग होती तो शायद ऐसा भी भूल जाते हम, लेकिन ये ऑनर किलिंग भी नहीं थी। अच्छा, आपके जहन में ये आज तक कड़वे सच के तौर पे इसलिए घटना दूसरा रुख लेने जा रही। जी, पुलिस ने
मामा की तलाश में दबिशें देनी शुरू करी। वो अपने घर पे नहीं मिला और जगह आसपास जिलों में रिश्तेदारियों में दबिश भेजी गई। वो बहरहाल दूसरे तीसरे दिन पकड़ में आ गया। तो मामा शुरू में तो इनकार करता रहा, जी मेरे पैसे हैं इन पे और इस वजह से ये इनकार मुझे फंसा रही हैं, पैसे ना देने पड़े। हाँ, पुलिस को गुमराह करने के लिए सुना। बहरहाल जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ जी मैंने ही गोली मारी थी। लाइसेंसी वेपन से नहीं, तमंचे से गोली मारी थी उसने। और गोली मारने के बाद वो वहां से फरार हो गया था। अब पुलिस की गिरफ्त में आया, उसने स्वीकार किया तो मर्डर का खुलासा हुआ। लेकिन असली खुलासा भी ये नहीं था। मोटिव जानना बाकी था। मर्डर का खुलासा हुआ लेकिन खुलासे का मोटिव, इसका घटना का मोटिव जानना बाकी था। तो मोटिव ऐसा था कि उसने हमारी भी मानसिक स्थिति को प्रभावित किया, उसने पुलिस की भी मानसिक स्थिति को प्रभावित किया और वो कई दिनों तक घटना हमारे जहन में ताजा रही। और आज भी वो घटना ऐसे ही चलती है कि हाँ भी ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं। तो पुलिस ने जब और ज्यादा गहन जांच छानबीन की इसमें, तो साजिद जी सच में वो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा था उस समय। एक तो मामा द्वारा मर्डर करना ऑनर किलिंग नहीं थी, लेकिन उसके बाद घटना की वजह जो हम मोटिव पे आते हैं, तो वो ये बात सच निकली पुलिस की जांच में कि मामा ने उस परिवार को कुछ पैसे दे रखे थे। उस पैसों की वजह से अपनी बहन और बहनोई उसके आगे बोल नहीं पाते थे। तो उस मामा ने उसका फायदा उठाते हुए कि जो मैं भांजी को घुमाने ले जाऊं, घर वाले भेज देते थे। वो उसे घुमाने खिलाने पिलाने के नाम पे, गरीब बच्ची थी, ये कुछ देखा नहीं था ज़्यादा कुछ, वो उसे होटलों में ले जाने लगे अपनी मामा भांजी को। उस नाबालिग बच्ची को वो होटल में ले जाने लगे। उससे उन्होंने, मामा ने प्यार से डरा धमका कर जैसे भी रहे उससे, नाबालिग है जाहिर तौर पर रेप किया, फिजिकल रिलेशन बना लिए, उससे वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी का पता करीब 2-3 महीने बाद जाकर चला। उसे लड़की को कुछ अंदाजा नहीं हुआ या जो भी कुछ रहा। नाबालिग बच्ची थी। घर पे भी उसने डिस्कस नहीं कर पाई घर के हमारे। मामा ने कोई दवाई वगैरह भी उसे दी होगी। मामा का कहना था कि हमने गर्भपात का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और जब 2-3 महीने बाद घर वालों को मालूम चला कि ये प्रेग्नेंट है, तो बच्चा गिराने वाली स्थिति खत्म हो गई थी। तो उन्होंने उसे घर में ही रखा कि इसकी डिलीवरी होगी, उसके बाद हम इस बच्चे को मार देंगे या किसी को दे देंगे। और बहरहाल जब उसकी डिलीवरी हुई जिस रात को, माँ को अपनी बेटी की हालत, जब वो लौट के आई खेत पे से कि डिलीवरी हो गई है, बेटी की हालत देख के तरस आया। माँ ने मामा से संपर्क करके, यानी कि अपने भाई से संपर्क करके उसे उल्टी सीधी सुनाई कि तू देख तेरी वजह से मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है। तो वो मामा अपनी गलती मानने की बजाय वो बड़े गुस्से में आता है और जब मैंने पहले ही, और कहता है उस लड़की से, जब मैंने पहले ही कहा था कि इस बच्चे को गिरा दे कि नहीं जी जान को खतरा है, तूने ये कहकर 3 महीने के बाद इनकार कर दिया और आज ये स्थिति आ गई। और मामा ने नोक झोंक के बाद तमंचा निकाल के उसे गोली मार दी लड़की को। और देखिए ये गरीबी ही एक कारण थी कि एक लेडी जिसकी नाबालिग बच्चे की हत्या हो गई, उसकी बच्ची किन मनोदशा से गुजरी, जब उसकी प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, आकर उसका मर्डर भी हो गया। और फिर भी एक औरत अपने भाई को बचाना चाह रही थी, उस दरिंदे को बचाना चाह रही थी। तो ये केस खुला और इस घटना ने, जो उस समय शहर कोतवाल थे राजेश कुमार जी, तो उन्हें भी काफी प्रभावित किया था। तो 2-3 दिन तक हम जब भी कोतवाली में जाते थे आपस में, या वो मिलते थे कहीं पर, तो हम आपस में चर्चा होती थी। तो साजिद जी हम लोग बैठे हुए थे, ये तो हो गया एक घटना का खुलासा, लेकिन हर घटना कुछ ना कुछ सीख देकर जाती है, सबक देकर जाती है। तो इस घटना ने एक तो हमें ये सबक दिया कि कभी किसी पे अंधविश्वास मत करो। परिवार की बहन बेटी के मामले में आप विश्वास करिए, अंधविश्वास मत करिए।
मामा क्यों कहाँ लेकर जा रहा है, माँ ने क्यों पूछने की अपनी बेटी से या अपने भाई से क्यों हिम्मत नहीं की। और दूसरा उसके साथ ही इंस्पेक्टर का ये कहना था, बोले कपिल जी, उन्होंने एक चीज पूछी मुझसे कि आपकी नजर में सबसे बड़ा अपराध क्या है। तो मैंने उनसे कहा, भाई मेरी नजर में तो सबसे बड़ा अपराध मानव वध है, हत्या है। हमारे संविधान में भी, कानून में भी मानव की हत्या सबसे बड़ा वध है। तो बोले सबसे बड़ा वध है, वो अपराध है, सबसे बड़ा जुर्म ये है कि गरीबी। तो वो बोले अगर ये लड़की गरीब ना होती तो ना तो इसे जान देनी पड़ती, ना ये अपने दरिंदे मामा के टच में आती। और ये शायद जब मामा ने पहली बार इसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया होगा तो ये तभी शायद उसके मुंह पर चांटा मारती, विरोध करती कि तू ये क्या हरकत कर रहा है, मैं तेरी भांजी हूँ, बेटी हूँ, और तू मुझसे रिलेशन बनाना चाह रहा है। लेकिन गरीबी में मामा उसे घुमाना ले जाता था, वो रेस्टोरेंट में खाना पीने जाती, तो वो इतनी प्रभावित हुई, उसकी बोलने की क्षमता खत्म हो गई। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी हैं साजिद जो आपके जीवन भर दिमाग में जिंदा रहती हैं, ये तो और आपको कुछ सीख देकर जाती हैं। कपिल जी, ये तो टिप्पणी हुई जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे उनकी। जी, हम जहां तक समझते हैं कि एक नाबालिग बच्ची, उसका वैचारिक दायरा कितना बड़ा होगा, कितना वो चीजों को समझ पा रही होगी। मामा जो बालिग था, जिसकी ठीक उम्र रही होगी, उस वक्त उम्र भी ठीक रही होगी, उसने इस घटना को अंजाम दिया। खैर 2 दशकों में चीजें बहुत बदली है। अब महिला अपराध को लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं, अवेयरनेस को लेकर स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम किए जाते हैं। हम भी अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी महिला अपराध जो हैं वो लगातार दर्ज होते हैं। ऐसे में मैं आपकी टिप्पणी ये चाहूंगा कि इस तरह की घटना यदि किसी भी बच्चे के साथ हो, उस बच्चे को क्या करना चाहिए और परिवार को अपने बच्चों को किस तरह ट्रीट करना चाहिए, खासकर बेटियों को किस तरह ट्रीट करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है साजिद जी। देखिए, विश्वास कहाँ टूटता है, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा। विश्वास होगा जहां टूटेगा, विश्वास तो करना चाहिए भाई, बगैर विश्वास के तो दुनिया ही नहीं चल सकती। विश्वास तो करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, फेथ और ब्लाइंड फेथ में अंतर है। तो आप जहां किसी पर ब्लाइंड फेथ करेंगे तो वो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। इस लड़की की मौत की वजह उसकी मां का अपने भाई पर ब्लाइंड फेथ करना रहा। दूसरा, हमें बेटे और बेटे को तो हम शिक्षा देते हैं, बेटियों को भी शिक्षित करना चाहिए। ये लड़की कम पढ़ी लिखी थी, अगर ये बेटी शिक्षित होती तो आज शायद हमारे बीच होती। इसे सही गलत का एहसास नहीं था। तीसरा, आप जो पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जो हमारी बेटी इन स्थितियों से बची रहे, तो देखिए, सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों का विश्वास जीतें। बेटी के साथ कुछ गलत होता है, बेटा तो आके हमें बता देता है, पापा ये कर दिया या ये हो गया मेरे साथ, लेकिन बेटी हिम्मत क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि हम उसे दबा के रखने की कोशिश करते हैं। बेटे और बेटी को बराबरी का दर्जा दीजिए। जैसा बेटे को सही गलत का एहसास होना चाहिए, ऐसे ही बेटी को भी सही गलत का एहसास कराइए। उसे बताइए कि बेटी, हम तेरे साथ हर स्थिति में खड़े हैं, और आपके साथ कुछ गलत होता है या आप कुछ गलत कर देते हो तो आप तत्काल हमें बताओ, उसको हम मिलके लड़ेंगे। हम उसको लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, अपराध के खिलाफ लड़ेंगे, शोषण के खिलाफ लड़ेंगे। हम मुकाबला करेंगे। हम तुम्हारा शोषण किसी भी स्थिति में नहीं होने देंगे। लेकिन जब बेटी डरती है तो उसे लगता है एक तो मेरे साथ गलत हो गया, और समाज मुझे किस नजर से देखेगा, परिवार समाज की चिंता नहीं करेगी बेटी उससे ज्यादा चिंता करेगी कि मैं मम्मी पापा को बताऊंगी तो वो क्या मेरे साथ बिहेव करेंगे, तो हमें तो रिएक्शन क्या होगा। हाँ, तो हमें तो बिल्कुल बेटियों का विश्वास जीतना है, फ्रेंडली माहौल रखना है, और बेटियों को बराबर लेते हुए हमें उन्हें ये शिक्षा देनी है कि बेटा, हम हर स्थिति में आपके साथ हैं। आप अपनी तरफ से कुछ गलत मत करिए, और अगर हो जाता है, नाबालिग हैं, बच्चे हैं, तो हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमें बताइए ताकि चीज़ों को सुधारा जा सके। तो मेरा यही कहना है। देखिए, गुड टच बैड टच स्कूलों में सबों में सिखाते हैं, जा रहे हैं, कार्यक्रम लगातार अवेयरनेस को लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये भी गुड और बैड, ये एक मानसिकता का फर्क होता है। तो हमें बच्चों की मानसिकता में सुधार करना है, और इसके साथ ही पेरेंट्स को ये समझना होगा कि बच्चे बहुत कीमती हैं, इनका विश्वास आपको ही जीतना है। जब आप बच्चे पर विश्वास करेंगे तो बच्चा भी आप पे विश्वास करेगा। तो निश्चित तौर पर
ये हिंदुस्तान समाचार पत्र के बुलंदशहर के सीनियर क्राइम रिपोर्टर कपिल गौड़ जी, जो हमारे साथ क्राइम की नई नई कहानियों को लेकर अपना अनुभव साझा करते हैं। आज की जो ये सच्ची घटना थी, इसने कहीं ना कहीं मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए। चूँकि आप समझ सकते हैं, एक बच्ची, पहले उसका शोषण हुआ, फिर आप ये समझिए कि वो गर्भवती हो जाती है, तो क्या उसकी मनोदशा उस दौरान रही होगी। एक बच्ची जिसको ये पता हो कि वो एक बच्चे को जन्म देने जा रही है, खुद जो अभी बच्ची है, जन्म देने के बाद वो उस बच्चे को अपना नहीं सकेगी, उसकी मनोदशा क्या रही होगी। और आप उस पीड़ा को महसूस करिए एक बार कि जब उसे प्रसव पीड़ा रही हुई और उसके बाद वो किसी को बता नहीं सकती थी कि मुझे इस तरह की पीड़ा हो रही है। वो खेतों में गई, बच्चे को खुद से ही उसने जन्म दिया। उसके बाद जो घटना हुई वो आपके सामने है। खैर, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन हम आपसे अपील करेंगे कि इस घटना को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। यदि कोई और सच्ची घटना कहानी के बारे में आप हमसे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस घटना के पीछे के कुछ ऐसे रहस्य जो आमतौर पर आम खबरों में, मीडिया में सामने नहीं आते, उनमें भी कपिल जी आपके साथ तजुर्बा साझा करेंगे, तो आप वो भी लिख सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि अगली खबर का, अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट करने के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। बहुत धन्यवाद।